गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो आपका सेकेंड ईयर बी का जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमसी कहा जाता है, और वो कहाँ पे होता है? इन फीमेल्स के अंदर होता है। उस टॉपिक को आज हम इसका डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आउट ऑफ 28 डेज। कह रहा है जो ह्यूमन्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और कितने डेज की होती है? 28 डेज की होती है। उसमें आपके एक स्पेशल कुछ वर्ड्स है, उसको देखिए। मिनार्के, व्हाट इज मिनार्के? स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट एज ऑफ प्यूबर्टी। कह रहा जिस समय फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस एज से, जिस टाइम से स्टार्ट होती है, उस टाइम को मिनार्के कहा जाता है। कब होती है? एट द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मीन्स 11 to 13 ईयर्स में आपके मिनार्के स्टार्ट होती है। मेनोपॉज, स्टॉपिंग ऑफ एमसी एट एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। अगर 45 to 50 ईयर्स होने के बाद जो आपकी एमसी जब स्टॉप हो जाती है, उस कंडीशन को मेनोपॉज कहा जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि जो फीमेल होती हैं उसका रिप्रोडक्टिव फेज कब होता है? ओवम कब रिलीज हो सकते हैं, कितने टाइम तक? तो आपका मिनार्के से लेकर के 11 to 13 ईयर्स से लेकर के जो मेनोपॉज स्टेज है, या इसके बीच में जो फेज होगा वो क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्टिव फेज और ओवम रिलीज फेज होगा। मतलब इसमें ओवर रिलीज हो सकते हैं और इस टाइम तक जो फीमेल्स होती हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अब देखा जाए साइकिल ऑफ इवेंट विच अकर फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअल टिल द नेक्स्ट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। कह रहा है एक साइकिल्स चलती है, कुछ चेन के फॉर्म में चलती है साइकिल्स। उसमें क्या होता है, एक मेंस्ट्रुअल आने के बाद आपका दूसरा जब तक मेंस्ट्रुअल नहीं आता, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल से दूसरे मेंस्ट्रुअल के बीच में जो टाइमिंग होती है उसको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कहा जाता है। अगर हम एमसी की बात करते हैं, इट इज कंट्रोल बाय मैनी हार्मोन्स। जो एमसी होती है उसको कंट्रोल डिफरेंट हार्मोन्स करते हैं, जैसे एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स काम करते हैं। ये तो हमारे 4 टाइप्स के हार्मोन्स है जो हमारे क्या काम करेंगे? एमसी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इस सब के बारे में अगर देखते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देखा जाए। एमसी कंप्लीट इन 4 फेज। जो एमसी होती है वो कितने फेज में कंप्लीट होती है? जनरली जो 4 फेज होते हैं, उसकी 4 स्टेज होती है, उसमें कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेज की हम बात करते हैं। पहला हमारा स्टेज कौन सा है? मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे हम पहले क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। एट लीस्ट फॉर 3 to 5 डेज। ये कितने दिन की होती है? 3 से 5 दिन की होती है। उसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो का मतलब है, मेंस्ट्रुअल फ्लो इसका मतलब है इसमें वेजाइना के थ्रू आपके यूट्रस से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। उसी को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। और कितने दिन का होता है? 3 to 5 डेज का होता है। और कितना ब्लड निकलता है? 30 to 50 ml ब्लड पर एमसी। जो 30 to 50 ml ब्लड होगा वो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद निकलता है, उतना एवरेज। मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है? जो आपका ब्लड आता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, उसके अंदर होता क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की इनर लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, वो क्या करती है? ब्रेक होती है, टूटती है। और प्लस क्या होता है? उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें, और आपके ब्लड वेसल्स होते हैं। मतलब जो आपका ब्लड आता है उसमें आपका यूट्रस की जो इनर लेयर एंडोमेट्रियम होती है उसके पार्ट होते हैं, पीस होते हैं, प्लस ब्लड वेसल्स होते हैं। इन सबको मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो हैविंग सम पीस इज कॉल्ड स्ट्रेनम फंक्शनलर। स्ट्रेनम फंक्शनलर कहा जाता है। मतलब कह रहा है जो एमसी आते हैं उसमें आपके कुछ स्मॉल पीस लाइक स्ट्रक्चर, मसल्स के पीस लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, जिसको स्ट्रेनम फंक्शनलर कहा जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल। अब कह रहा है जब प्रेगनेंसी हो जाती है उस समय क्या होता है? मेंस्ट्रुएशंस नहीं होते, मीन्स एमसी नहीं आती है। इसका मतलब क्या है? जो हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर है वो अब डिजेनरेट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद अब उसमें उसका इम्प्लांटेशन हो गया है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी अब कह रहा है केवल यही एक कंडीशन नहीं है कि अगर एमसी नहीं आ रही तो इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है। कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी बिकॉज ऑफ पुअर डाइट, स्ट्रेस,
पुअर हेल्थ ईटीसी। कह रहा एमसी न आने का रीजन क्या है, पुअर हेल्थ आपकी हो सकती है, पुअर डाइट आप ले रहे हैं, स्ट्रेस में ज़्यादा हैं, टेंशन ज़्यादा कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वो नहीं आती है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर ओवा में नॉट फर्टिलाइज, और मेंस्ट्रुएशन कब आता है, जब आपका ओवा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं होता है, उसी कंडीशन में आपका जो मेंस्ट्रुएशन आता है या एमसी आपकी आती है। ये तो हमारा पहला स्टेप था। जनरली पता है हमारी कितने 28 डेज का होता है हमारा पूरा का पूरा एमसी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, लेकिन उसमें से 1 से 5 डेज के जो हमारा टाइमिंग है वो जनरली माना जाता है जो हमारा पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो का टाइमिंग होता है, मतलब जिसमें केवल ब्लड आपका मेंस्ट्रुअल बाहर आता है। सेकंड आपका स्टेप होगा फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफेरेशन फेज। इसको फॉलिकुलर फेज और प्लोरिफिकेशन फेज कहते हैं। इसका मतलब क्या है, कब से चलता है, 5 to 13 डेज, ये 5 से 13वें दिन के बीच में चलेगा, और ये कितने दिन का होता है, 9 डेज का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मैंने oogenesis बताया था कि एग का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वही है कि प्राइमरी आपके जो फॉलिकल्स होंगे ये 2 स्टेप में होता है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स से आपके जब क्या बनेंगे, ग्रेफियन फॉलिकल्स बनेंगे, जिसे मैच्योर फॉलिकल्स कहा जाता है। एक तो स्टेप ये होता है इसके अंदर कि आपके प्राइमरी फॉलिकल्स से डेवलपमेंट होगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर टर्शियरी फॉलिकल्स, फिर उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल्स बनेगा। ग्रेफियन फॉलिकल्स को क्या बोलते हैं, मैच्योर फॉलिकल्स कहा जाता है। इसके बाद क्या होगा, जब आपकी ग्रेफियन फॉलिकल्स होगी अकर्स इन यूट्रस, ग्रेफियन फॉलिकल्स होगी कहाँ पहुंचेगी, यूट्रस में पहुंचेगी। ब्रोकन एंड्रोमेट्रियम अगेन डेवलप्स। अब पहले फेज में क्या हो गया, आपकी जो यूट्रस की एंड्रोमेट्रियम लेयर है वो ब्रेक हो चुकी है। अब यहाँ पे जो फॉलिकुलर फेज होगा वो एंड्रोमेट्रियम की लेयर क्या करेगा, बनाने का काम करेगा, डेवलपमेंट करने का काम करेगा, उसको रिपेयर करने का काम करेगा। जो टूट फूट हुई है उसको रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, फॉलिकुलर फेज। इसीलिए इसको बोलते हैं प्लोरीफेरेशन फेज। प्लोरीफिकेशन मीन्स जो आपकी रिपेयरिंग करते हैं उसको कहा जाता है। अब इसमें जो दोनों इवेंट्स हो रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स से ग्रेफियन फॉलिकल्स बन रहा है, और जो आपकी एंड्रोमेट्रियम की लेयर है वो क्या हो रही है, रिपेयर हो रही है। उसके लिए क्या होते हैं, अब इन दोनों को रेगुलेट कौन करते हैं, हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। तो देखिए कौन कौन से हार्मोन्स इसमें रेगुलेट करते हैं। पहले हम बात करते हैं FSH। FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नाम से ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसका काम क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स से FS हार्मोन्स मिल करके क्या बनाएगा, ग्रेफियन फॉलिकल्स बनाएगा। मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स प्राइमरी फॉलिकल्स को कन्वर्ट किस में करेगा, मैच्योर फॉलिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। अब एस्ट्रोजन आर रिलीज फ्रॉम फॉलिकल्स। ग्रेफियन फॉलिकल्स हमारा बन चुका है। अब ग्रेफियन फॉलिकल्स बनने के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहाँ से निकलेंगे, ग्रेफियन फॉलिकल्स से निकलेंगे। एस्ट्रोजन आर हाई इन दिस स्टेज, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल्स हमारा मैच्योर हो चुका है। अब उसमें से हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलने, और एस्ट्रोजन हार्मोन्स इस स्टेज में क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। इसके बाद हम देखते हैं एस्ट्रोजन प्रमोट माइटोटिक डिवीजन इन यूट्रस। अब कह रहा है जो एस्ट्रोजन है वो क्या करेंगे, माइटोटिक डिवीजन मीन्स माइटोटिक डिवीजन करेंगे, तो उससे क्या होगा, कहाँ पर, यूट्रस की जो लेयर होगी उसमें करते हैं। तो उससे क्या होगा, एंड्रोमेट्रियम रिपेयर एंड थिक। अब एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, जो यूट्रस की इनर मेम्ब्रेन है एंड्रोमेट्रियम, उसकी लेयर को जा करके क्या करेगा, रिपेयर करेगा। जब रिपेयर करेगा तो कैसी होगी, थिक होगी। एट द मिडिल ऑफ साइकिल HS एंड FSH एच द पीक पॉइंट। कह रहा इस समय मिडिल पॉइंट पे, मतलब 14वें दिन तक आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो LH है और FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स दोनों क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पीक पॉइंट पे होते हैं, मतलब हाईएस्ट पोजीशन पर होते हैं। थर्ड आपका होता है इवोल्यूटरी फेज। जो आपका इवोल्यूटरी फेज है ये आपका इंपॉर्टेंट फेज है। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH अकर्स ऑन 14 डेज। अब कह रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या सिक्रेट होगा, LH हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स सिक्रेट होगा। कब, 14वें दिन सिक्रेट होगा। दिस इज कॉल्ड LH सर्ज। इस दिन, जिस दिन 14वें दिन मतलब जस्ट
जिस समय आपका LH ज़्यादा अमाउंट में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है, उसको बोलते हैं LH सर्ग। मीन्स LH जो होगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा। अगर हम देखते हैं ओवुलूशन मतलब जो एक आपके ग्राफियन फॉलिकल्स है उसमें सेकेंडरी जो हमारे oocyte सेल्स हैं वो बाहर आएंगे, उसी को ओवुलूशन बोलते हैं। तो ओवुलूशन कब होगा? नंबर ऑफ डेज ऑफ MC, जितनी दिन की आपकी MC होती है, MC मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन, 28 डेज की होती है, -14, उसमें से 14 घटा देंगे तो आपका क्या होगा? 14 ही आपका मतलब 14वें दिन आपका ओवुलूशन होगा। जो ग्राफियन फॉलिकल्स उसमें से जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर कब आता है? 14वें दिन आता है। तो ओवम या कह सकते हैं जो हमारा सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। कैसे? जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होगा क्या काम करेगा? ग्राफियन फॉलिकल्स की जो लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, उसको ब्रेक करेगा। उसको जब ब्रेक करेगा तो क्या निकलेगा उसमें से? सेकेंडरी oocyte निकलेंगे। और जो सेकेंडरी oocyte होंगे उसका फ्यूचर क्या होगा? उसका फ्यूचर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्पर्म अवेलेबल और स्पर्म नॉट अवेलेबल। मीन्स कह रहा अब ग्राफियन फॉलिकल्स हमारा बना था, उसके अंदर हमारे क्या थे? सेकेंडरी oocyte था। अब LH हार्मोन सिक्रेट हुआ तो ग्राफियन फॉलिकल्स को उसने ब्रेक कर दिया। ग्राफियन फॉलिकल्स ब्रेक होने के बाद उसमें सेकेंडरी हार्मोन्स रिलीज होगा। अब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। सेकेंडरी oocyte का फ्यूचर डिपेंड करेगा स्पर्म अवेलेबल है या स्पर्म अवेलेबल नहीं है। अगर स्पर्म अवेलेबल होगा तो क्या करेगा? जाइगोट बनाएगा फ्यूज करके। अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं होगा तो क्या करेगा? वो फिर से आपका क्या काम करेगा? फिर से वो आपका जाएगा एंडोमेट्रियम के लेयर को फिर से ब्रेक करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर आपका पॉसिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन इज हाई इन 24 आवर्स आफ्टर ओवम रिलीज। कर जब अंडे रिलीज होते हैं, मतलब जब सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल्स से बाहर आता है, उसके 24 घंटे तक पॉसिबिलिटी का चांस जो फर्टिलाइजेशन का होता है बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद धीरे धीरे पॉसिबिलिटी का चांस कम होता चला जाता है। सपोज करिए 14वें दिन आपका ग्राफियन फॉलिकल्स से सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा। 14वें दिन जो आपका फर्टिलाइजेशन का चांस होगा 100% होगा। 15वें दिन और कम होगा, 16वें दिन और, मतलब धीरे धीरे जैसे आपका आगे बढ़ता चला जाएगा डे, उस दिन उसकी पॉसिबिलिटी फर्टिलाइजेशन की कम होती चली जाएगी। अब जो हमारा अगला स्टेप है, जो अगला स्टेज है या जो अगला जो फेज है वो हमारा ल्यूटियल फेज। अब हमारा यहाँ पे क्या थर्ड स्टेज में सेकेंडरी oocyte हमारा रिलीज हो चुका। अब हमारा है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ आपके हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, उसको सेक्रेटरी फेज भी कहा जाता है। कितने दिन का होता है? 14 डेज का होता है, क्योंकि 14 दिन तक क्या हमारा हुआ। और 15 से लेकर के 28 डेज तक हमारा क्या होता है? ल्यूटियल फेज होता है। इसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स एक्टिव इन रोल। इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स एक्टिव होंगे और LH हार्मोन्स, इसमें 2 हार्मोन्स आपके एक्टिव होंगे। अब कह रहे हैं जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल्स कन्वर्ट इनटू येलो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉर्पस ल्यूटियम। कह रहा है कि हमारी ग्राफियन फॉलिकल्स थी, उसमें से हमने क्या निकाल लिया? सेकेंडरी oocyte हमारा बाहर आ गया। अब सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, लेकिन वो जो मेम्ब्रेन है ग्राफियन फॉलिकल्स की, अब वो क्या होगा? उसमें वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी? आपके येलो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, येलो कलर के एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। और उससे उसी को क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। मतलब समझिए थोड़ा सा, ग्राफियन फॉलिकल्स में से सेकेंडरी oocyte हमारा बाहर आ गया, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल्स की जो मेम्ब्रेन थी, जो लेयर थी, वो तो अभी बची थी। तो वो जो लेयर हो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? येलो कलर के एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, और जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम किसकी प्रेजेंस से बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ LH। मैंने यहाँ पहले बताया LH यहाँ पे एक्टिव है, तो कॉर्पस ल्यूटियम किसके प्रेजेंस से बनेगा? LH हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के प्रेजेंस में कॉर्पस ग्राफियन फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एस्ट्रोजन एक्टिव इन अर्ली डेज। अब एस्ट्रोजन इसके स्टार्टिंग के डेज में क्या है? एक्टिव होंगे इन दिस स्टेज बिकॉज ऑफ दिस एंड्रोमेट्रियम इज थिक। एस्ट्रोजन आपके एक्टिव हैं, इस वजह से धीरे धीरे जो आपके यूट्रस की एंडोमेट्रियम की जो लेयर हो कैसे हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉर्पस ल्यूटियम
एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह का स्ट्रक्चर बन गया था। अब उसमें से क्या निकलेंगे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकलेंगे कॉर्पस लुटियम से। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कह रहा है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकले कॉर्पस लुटियम से क्या करेंगे, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसको मेंटेन करने का काम करेंगे। एंडोमेट्रियम की लेयर को मेंटेन करेंगे किस लिए, इम्प्लांटेशन, क्योंकि अगर जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, और जाइगोट जब बन जाएगा तो जाइगोट को सिचुएटेड करने के लिए, वहाँ पे स्थापित करने के, इम्प्लांटेशन करने के लिए एंडोमेट्रियम की लेयर को मेंटेन करेगा कौन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। इफ एनी रीजन प्रोजेस्टेरॉन नॉट सीक्रेट प्रॉपर अमाउंट देन एबॉर्शन अकर्स। अगर कह रहा किसी कारण से अगर कॉर्पस लुटियम से प्रॉपर अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स नहीं रिलीज हो पाया, उस कंडीशन में क्या होगा, जाइगोट तो हमारा बनेगा, लेकिन जाइगोट बनने के बाद इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन नहीं कर पाएगा। जब मेंटेन नहीं कर पाएगा तो उसका इम्प्लांटेशन नहीं होगा, और इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। अब प्रोजेस्टेरॉन के कुछ स्पेशल नेम दिए गए, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन्स। ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। अगर प्रेगनेंसी इसकी अगर अमाउंट कम हो गया तो क्या हो जाएगा, एबॉर्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। एंटी एबॉर्शन हार्मोन्स, एंटी एबॉर्शन हार्मोन्स का मतलब क्या है, अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो एंटी एबॉर्शन मतलब एबॉर्शन नहीं होने दे इसको, इसलिए इसको एंटी एबॉर्शन हार्मोन्स कहा जाता है। एंड ऑफ ल्यूटियल फेज, जैसे ही आपका फोर्थ फेज स्टार्ट होगा ल्यूटियल फेज, FSH एंड LH इज वेरी लो। अब जैसे ही आपका 28 डेज कंप्लीट हुआ, मतलब ल्यूटियल फेज चौथा स्टेज आपका जैसे कंप्लीट होगा, उस समय कह रहा है हमारे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स दोनों क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, उसका अमाउंट बहुत कम हो जाएगा। बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ LH कॉर्पस लुटियम इज डिजनरेट। अब कह रहा है कि LH हार्मोन्स कम हो गया। अब LH हार्मोन्स कम हो गया तो मैंने पहले बताया कि कॉर्पस लुटियम किसके प्रेजेंस में बनते हैं, LH हार्मोन्स के प्रेजेंस में बनेंगे। अब जब LH हार्मोन से बहुत ज़्यादा कम हो गया तो कॉर्पस लुटियम क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, मतलब कॉर्पस लुटियम बन नहीं पाएंगे। कॉर्पस लुटियम में डिजेनरेट, अब कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट हो गया मतलब कॉर्पस लुटियम से हमारा क्या बनता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बनता है। कॉर्पस लुटियम में डिजेनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बनेगा नहीं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जब नहीं बनेगा, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड एंड नेक्स्ट मैचुरेशन नॉट अकर्स। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हमारा बन गया तो क्या होगा, आपकी प्रेगनेंसी वाली कंडीशन आ जाएगी। लेकिन अगर LH हार्मोन्स नहीं बना, बहुत कम हो गया 28वें दिन, फिर क्या होगा, कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट हो जाएगा। कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट हो जाएगा तो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स नहीं बनेगा, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स नहीं बनेगा तो क्या होगा, आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड एंड नेक्स्ट मैचुरेशन नॉट अकर। अगर प्रेगनेंसी के समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट होते हैं, इस वजह से अगले जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आती है वो नहीं हो पाती है। ये तो आपका वीडियो था मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के ऊपर। इस वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बुक से भी पढ़ लीजिएगा। अगर इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगी समझने में तो उसको हमसे पर्सनल नंबर पर या ग्रुप में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।